बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों को वसंत भाग 2 का 13वां पाठ एक दिन का, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की लिखी हुई कविता है, इसको पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है पाठ का एक दिन का। बच्चों, कहने के लिए तो तिनका एक बहुत छोटी सी चीज़ है, यानी घास का वो नन्हा सा टुकड़ा तिनका कहलाता है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन यहाँ उस एक तिनके के महत्व को ही हरिऔध जी ने दिखाया है कि संसार में किसी भी चीज़ को छोटा मत समझिए, अर्थात कोई छोटा नहीं है। किसी की भी कीमत को कम में मत आंकिए, चाहे वो घास का वो नन्हा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो। तो उन्होंने एक तिनका के माध्यम से, कवि ने स्वयं को उस तिनके के साथ रखकर इस कविता के भावों को स्पष्ट किया है कि उस नन्हे से तिनके ने एक बड़े से ताकतवर शरीर को कैसे कमज़ोर बना दिया। तो यहाँ पर उस छोटी सी चीज़ के भी महत्व के बारे में कवि ने बताने की कोशिश की है कि संसार में किसी को भी छोटा मत समझिए। कोई संसार में छोटा नहीं है। जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसका महत्व उसी जगह पर होता है। तो कवि ने इस एक दिन का कविता के माध्यम से ये बताया है कि किसी को भी छोटा मत समझिए। तो मैं अब आपको पढ़ाने चल रही हूँ, आपको पाठ 13 एक दिन का। और आप भी मेरे साथ तैयार हो जाइए पुस्तक लेकर, फिर हम सब मिल के पढ़ते हैं पाठ 13 एक दिन का। तो बच्चों, मैं आपको पहले कविता का पठन पढ़ूंगी, आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो यानी पठन पाठन दोनों होगा, मैं भी पढ़ूंगी और आप भी अपनी पुस्तक से उसे मेरे साथ साथ पढ़िए, तब आपको जाकर के वो कविता अच्छी तरह समझ में आएगी। तो मैं पहले कविता को पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। ध्यान से सुनिएगा कविता को, शब्दों के अंदर ही सारा अर्थ छुपा होता है। बस उसको आपको ध्यान से जब सुनेंगे तो वो अर्थ अपने आप खुलकर आपके सामने आ जाएगा। कविता को और मैं आगे पढ़ती हूँ। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब देखिए, ये कविता है तो बहुत छोटी सी, मुश्किल से 12 लाइनें हैं, छोटे छोटे 3 अनुच्छेद 3 पैराग्राफ इस कविता में हैं। लेकिन कविता का जो सार है वो कितना गंभीर है, मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। क्योंकि मैंने पढ़ दी है कविता, तो मैं थोड़ा सा आपको पाठ का परिचय भी दूंगी कि ये कविता जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। और इस कविता में जो नीति संबंधी बात होती है वह बताई गई है। बहुत छोटी सी एक लघु कविता है, जिसमें कभी व्यक्ति को किसी को छोटा न समझने की बात कही गई है कि संसार में कभी भी किसी को छोटा मत समझिए। कभी कभी छोटी सी दिखने वाली जो चीज़ होती है वह भी आपको, आपके शरीर को कमज़ोर कर देती है। तो अहंकार छोड़कर आप हर चीज़ का सम्मान करना सीखिए। तो यहाँ पर एक तिनका, जो घास का एक नन्हा सा टुकड़ा है,
एक बड़े शरीर वाले व्यक्ति, कवि ने स्वयं को रखा, मैं घमंडों में भरा। मैं कहकर कवि कौन है यहाँ पर? कवि स्वयं है, अपनी बात कर रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर यही बताया है, इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि व्यक्ति को कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपने से छोटी सी दिखने वाली जो चीज़ होती है वो भी घमंड को चूर चूर कर देती है। कवि एक ऐसी ही घटना का वर्णन इस कविता में करता है कि जिस समय वो मुंडेर पर खड़ा है और उसकी आंख में एक तिनका आकर पड़ गया, उसी घटना को कविता के रूप में यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है। तो इसी चीज़ को अब मैं आपको भावार्थ के रूप में पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं, घमंड का मतलब होता है अभिमान करना। ऐंठा का मतलब ऐंठन, अकड़ापन, बहुत ज़्यादा बड़े बनना कि मैं ही सब कुछ हूँ। तिनका तो मैंने बता ही दिया आपको कि घास के उस सूखे से नन्हे से टुकड़े को कहा जाता है। तो मैं कविता को पढ़ के अब उसका भावार्थ आपको समझाती हूँ। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। अब कवि ने यहाँ पर स्वयं को, कविता के अंश को स्वयं पर लेते हुए, मैं कहकर अपने आप को आरोपित करते हुए, कविता से जोड़ते हुए उन्होंने यहाँ पर बताया है कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। कवि ये कहते हैं कि एक दिन बड़े घमंड से अकड़कर मैं अपने घर की छत की मुंडेर पर खड़ा था कि तभी कहीं से संभवतः हवा तेज चली होगी, संभवतः बहुत ज़्यादा तेज आंधी आई हो, तो कहीं दूर से एक नन्हा सा छोटा सा जो टुकड़ा है हवा के साथ उड़ता हुआ आया और कवि की आंख में वो पड़ गया। बड़े प्रेम पूर्वक कवि खड़ा था। हम सब भी ऐसा ही करते हैं, कभी आंधी आया, तूफान आया, हम खेलते कूदते छत पर बाहर बचने की कोशिश नहीं करते। अगर उस दौरान कोई घास का तिनका या कोई टुकड़ा या हवा या मिट्टी के कण, छोटे से कण हवा के साथ उड़ते हुए आकर अगर आँख में पड़ जाते हैं तो पल भर में ही हम पैर छटपटा कर पटकने शुरू कर देते हैं। हमें लगता है बस अब कुछ नहीं हो सकता, आंखें मलने लगेंगे, रोने लगेंगे, जो कुछ बन सकता है, चीखना चिल्लाना सब हो जाता है। छोटे बच्चों को देखिएगा, पैर पटकते हुए मुट्ठी बंद करके आंखें मलना शुरू कर देते हैं। तो ठीक कवि को भी ऐसी ही अनुभूति हो रही है कि जब मैं बड़े घमंड से छत की मुंडेर को पकड़े हुए खड़ा था उसी जगह पर पकड़कर, तो अचानक दूर कहीं स्थान से हवा के साथ उड़ता हुआ घास का एक छोटा सा टुकड़ा, नन्हा सा तिनका उड़ता हुआ आकर कवि की आंख में पड़ जाता है। अब देखिए आगे, जब आंख में तिनका पड़ गया तो आप अपने आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि एक पल के लिए सारी ताकत खत्म हो गई होगी, कमज़ोर हो गया होगा। तो उन्होंने आगे क्या कहा ये देखिए, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। अब देखिए, जब आंख में तिनका पड़ गया तो कवि को कैसा लगता है। तो झिझक शब्द का मतलब होता संकोच से, बेचैन का मतलब तो आप जानते होंगे बहुत व्याकुल हो जाना, और मूठ कहते हैं बच्चों कपड़ों के उस टुकड़े को जिसको कि अगर एक छोटा सा कपड़ा हो हम उसको मोड़ मरोड़ कर मुट्ठी की तरह बना करके हाथ में ले लें। जैसे आप रुमाल हो, रुमाल को मोड़ मरोड़ कर अगर हाथ में मुट्ठी की तरह बनाकर उसको ले लेंगे तो उसे मूठ कहते हैं। ऐंठने का मतलब तो होता है अकड़। तो यहाँ पर कवि ने ये सारी चीज़ें बताई आपको कि मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। अब उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही आँख में तिनका कवि के आके पड़ता है वो तिलमिला उठता है, दर्द से व्याकुल हो जाता है,
उतना बड़ा शरीर, लेकिन एक नन्हे से तिनके की आंख में पड़ते ही जैसे सारे शरीर का जो बल है वो कहीं ख़त्म हो गया हो। उसकी आंख पल भर में लाल हो गई और दर्द होने लगा, दुखने लगी, मतलब दर्द होने लगा। अब इतना बड़ा शरीर, कवि का जो शरीर है वो अच्छा खासे बड़े इंसान के लिए कहा गया है, तो वो भी घबरा जाता है। और मूठ देने लोग कपड़े की लगे। अगर हम सड़क पर कहीं खड़े हैं या अपने घर में खड़े हैं, घर के अन्य लोग भी, और हम अचानक कहें कि हमारी आंख में कुछ पड़ गया है, तो घर के जितने लोग होंगे सब बेचैन हो जाएंगे। क्या हुआ देखकर आंख देखने लगेंगे खोल खोल करके। आंख से ढप ढप करके पानी गिरता है, लाल हो जाती है। अगर मल दीजिए उसको ज़ोर से तो लाल हो जाएगी। तो अगल बगल जो लोग होंगे सब दौड़ पड़ेंगे कि लाओ जरा हम फूंक दें, लाओ जरा हम पानी का छींटा मार दें, या कपड़े को गोल मटोल करके उसको मुंह से फूंक कर गर्म करके आंख पर सेंक देना। तो ये सारी चीज़ देने की कोशिश करने लगते। वही यहाँ पर कविता के इस अंश में बताया गया है। तो उन्होंने यही कहा कि मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, जैसे ही आँख में तिनका पड़ा, आँख में तिनका पड़ते ही जैसे लगा कि सारे शरीर का बल कहीं ख़त्म हो गया हो। तिलमिला उठा कवि और बेचैन हो गया कि अब वो करे तो क्या करे। परेशान हो गया, कैसे उस छोटे नन्हे से तिनके को निकाले और उसके शरीर को, उसकी आँख को आराम मिले। और होता क्या है, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। और उस तिनके के पड़ते ही जो आँख, जो शरीर का बड़ा कोमल भाग होता है, वो तुरंत लाल हो गई और दर्द करने लगी, दुखने लगी। अब उसके बाद उपाय क्या बचा? उपाय तो कुछ भी नहीं बचा। अब तो उसे निकालने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। अब निकालने के लिए लोग, हम परेशान हो जाएंगे, पैर हाथ पटकने लगेंगे। तो जो लोग हमारे पास होंगे वो दौड़ेंगे, कोई मुंह से आँख में फूकेगा, कोई पानी के छींटे देगा, कोई कपड़े की मूठ से गर्म करके सेकेगा, कोई कपड़ा रखकर मुंह से फूकता है। बहुत सारा तरीका होता है, सब कुछ इसमें बताया गया है। तो उन्होंने कहा कि मूठ, कुछ लोग आए और कपड़े को गर्म मुंह से सेक सेक कर मूठ दे दे करके उस पर फूंक मारने लगे, और फूंक मार मार करके सेकाई करने लगे कि आँख को आराम मिले। और जब ऐसा किया तो आँख से ढप ढप करके पानी उसमें बहता है, और उसके साथ जो तिनका फंसा रहता है, आँख के कण जो होता है आँख के अंदर फंसा रहता है, वो अचानक निकल जाता है। वही स्थिति यहाँ बताई गई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो कपड़े से मूठ दे देकर, मुंह से भाप दे देकर कपड़े से इसकी सिकाई करने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। और जब ऐसा हुआ तो निकालने का प्रयास जब लोग करने लगे, तो अचानक कपड़े की नोक से, कपड़े से उसे निकाला तो पानी के साथ वो तिनका भी हल्का सा पकड़कर खींचने से वो निकल आया। तो कवि को लगा कि एक नन्हा सा तिनका सारे शरीर की अकड़ ख़त्म कर दिया, सारे शरीर का बल ख़त्म कर दिया। और हालांकि वो निकल गया, लेकिन जितने पल तक वो आँख में था उतने पल तक ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर की ताकत किसी ने खींच ली हो। तो कवि को भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होता है। तो इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि एक नन्हे से तिनके को, जिसको हम बिल्कुल बेकार, निकृष्ट, छोटा सा, फालतू समझते हैं, अगर वो नन्हा सा तिनका हवा के साथ उड़कर आँख में पड़ जाए तो बड़े से बड़े लोग जो रहते हैं वो तिलमिला उठते हैं, बेचैन हो जाते हैं। कवि ने यही बताने की कोशिश यहाँ पर की है। तो देखिए कितना सुंदर ढंग से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कवि का जो भाव है वो यही है। तो कवि खड़ा कहाँ पर है? अपने मुंडेर पर, छत की मुंडेर, मुंडेर कहते हैं छत के किनारे को। तो जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, वो मुंडेर पकड़े हुए खड़ा है, ठीक ऐसा ही मान के चलिए। और बड़ा अकड़ से खड़ा है छत पर, लेकिन उस अकड़ को एक पल में किसने गायब कर दिया? उस नन्हे से तिनके ने, एक नन्हे से तिनके ने, छोटे से सूखे घास के टुकड़े ने, तिनका, जिसके कि पड़ते ही आँख में पड़ा नहीं कि सारे शरीर का बल खत्म हो गया। तो इन्होंने यहाँ पर यही बताया है। अब मैं
आगे के पैराग्राफ को पहले पढ़ा दूं आपको, फिर आपको सारांश के रूप में इसका भावार्थ फिर समझाऊंगी दोबारा, ताकि आपको किसी भी शब्द के अर्थ में या भावार्थ में किसी भी तरह की कोई कठिनाई न हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऊपर के दोनों पैराग्राफ, दोनों अनुच्छेद अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो मैं बढ़ती हूँ तीसरे अनुच्छेद की तरफ। तीसरा अनुच्छेद आपको पढ़ूंगी, फिर उसको ऊपर के अनुच्छेद से जोड़कर भावार्थ समझाऊंगी। अब देखिए अभी तक क्या हुआ है कि कवि जो है मुंडेर पर खड़ा है, और मुंडेर पर खड़े होने के साथ ही साथ अचानक हवा के साथ जोर तिनका, एक नन्हा सा तिनका जोर हवा के साथ उड़ते हुए आँख में पड़ गया। और आँख में पड़ना था कि कवि जो रहता है दर्द से तिलमिला उठता है। दर्द से इस तरह तिलमिला पड़ता है कि उसे समझ में नहीं आता कि अब वो करे तो क्या करे। वो परेशान बेचैन हो जाता है, दर्द के मारा आँख लाल हो जाती है, दुखने लगती है। लोग तरह तरह के रास्ते बताते हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, बच्चों की आँख में पड़ जाता है, अरे पानी से छींटे मारो, अरे ले आओ आँख में फूंक मार दें, ले आओ आँख को सेक दें, पानी के छींटे मार दे, गुलाब जल डाल दे। बहुत तरीके होते हैं, लेकिन उस बिना उसको निकाले हम एक पल के लिए आराम नहीं पाएंगे। हमारे पूरे शरीर की ताकत जैसे खत्म हो जाती है। तो एक नन्हे से तिनके की ये औकात है, ये हिम्मत है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझिए कि ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। समय आने पर हो सकता है वही सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला हो जाए आपको। तो इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब मैं आगे के अनुच्छेद को पढ़ूं, फिर आपको पूरी कविता का भावार्थ एक बार फिर समझाऊंगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब देखिए यहाँ पर ढब का मतलब होता है तरीका, समझ का मतलब होता है अक्ल या बुद्धि, ताने देना, व्यंग कसना, ऐंठना तो मैंने पहले भी ऊपर बता ही दिया आपको क्या करना। तो इस कविता में वास्तव में कवि ने ये सीख दिए कि हमें किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए, और न स्वयं को कभी इतना बड़ा मानना चाहिए कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। कभी भी आपको कोई और नन्ही सी छोटी सी परेशानी भी बेचैन कर सकती है। तो कवि ने यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की है। तो इस अनुच्छेद में कवि ने कहा है कि घमंड से भरकर जब कवि अपनी मुंडेर पर खड़ा था और आँखों में उसके एक तिनका उड़ कर आकर पड़ गया, और पल भर में उसकी सारी अकड़ समाप्त हो जाती है। लोगों ने अथक प्रयास करके आँख से तिनका निकालने की कोशिश की, और बहुत प्रयास करने पर, मूठ देने पर, मुंह से फूंकने पर वो तिनका निकल गया। तब कवि को क्या लगता है, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। तब कवि की समझ ने, उसकी बुद्धि ने उसे समझाया कि कभी किसी चीज़ पे घमंड मत करो। संसार में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। किसी एक चीज़ पे घमंड करने से मनुष्य बड़ा नहीं हो जाता। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, किस बात पे इतना ऐंठ रहा था। एक नन्हा सा तिनका तो पूरे शरीर का बल जो है वो खत्म कर देता है, ताकत खत्म कर देता है। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक नन्हा सा तिनका जो है वो बहुत है किसी भी घमंड को तोड़ने के लिए, ताकत को दिखाने के लिए। एक नन्हे से तिनके को भी छोटा मत समझो। तो कवि ने यहाँ कहा इतना अधिक अहंकार नहीं करना चाहिए कि आप अपने आगे किसी को जोड़िए मत। यहाँ एक तिनके के माध्यम से कवि ने समाज की स्थिति का भी वर्णन किया है कि जो मनुष्य थोड़ा बलशाली हो जाता है समाज में, उसे यही लगता है कि अरे छोटा आदमी मेरा क्या बिगाड़ सकता है, और उसे इस बात का घमंड हो जाता है। तो कवि ने इस
एक तिनके कविता के माध्यम से ये समझ लीजिए बच्चों की एक सीख दी है। वो सीख कैसी है? वो सीख ऐसी है कि संसार में कभी भी किसी को छोटा मत समझो। छोटा समझने की जरूरत अगर आपने की तो अगर उस व्यक्ति ने कभी भी आपको से बदला लेने के लिए आपको कोई कष्ट दे दिया तो आपके अंदर का सारा घमंड पल भर में चूर हो जाएगा। तो कवि ने एक छोटी सी कविता, 12 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता है, लघु कविता जिसको कह सकते हैं, उसके माध्यम से कितनी बड़ी सीख दी है। ये सीख कितनी बड़ी है कि संसार में पहली बात तो हमें किसी तरह का घमंड करना नहीं चाहिए। दूसरी जो मुख्य बात इस कविता में बताई गई है वो ये है कि किसी को भी छोटा मत समझिए, वो भले ही एक तिनका ही क्यों ना हो। अगर आपने किसी को छोटा समझा तो कभी भी आप कष्ट में पड़ सकते हैं। तो कवि ने कितने सुंदर ढंग से, कितने अच्छे तरीके से इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि आप किसी को भी संसार में छोटा मत समझिए। अगर आपने उसे छोटा समझ लिया तो आपके अंदर का सारा बल वो पल भर में भी ले सकता है। इसलिए कभी भी किसी को भी इतना छोटा मत समझिए कि वो आपकी ताकत का अंदाज़ा लगाने लगे। तो बहुत अच्छी सीख दी है इस कविता के माध्यम से। तो इसमें बहुत छोटे छोटे कई प्रश्न बनते हैं। पहले मैं थोड़ा सा भावार्थ के साथ उन प्रश्नों को भी आपको समझा दूं कि जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस कविता में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पर मैं कवि है, कवि ने अपने हृदय के भावों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, तो उन्होंने अपने आप को दिखाया है और वास्तव में उन सारे मनुष्यों की ओर इंगित किया है, इशारा किया है जिन्हें ये लगता है कि संसार में मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे सारे लोग छोटे हैं, मुझे कोई भी छोटा नहीं दिखा सकता। ये घमंड है जिस घमंड के आगे हम किसी को कुछ नहीं समझते। तो यहाँ पर कवि ने इसी चीज़ को बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहला प्रश्न तो इसमें बन सकता है कि मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो मैं यहाँ पर स्वयं कवि है। अब दूसरा प्रश्न जो बन सकता है कि कवि कहाँ खड़ा है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि कवि जो है मुंडेर पर खड़ा है, छत के किनारे पर खड़ा है। कैसे खड़ा है? घमंडों से भरा खड़ा है। अब उसकी मनस्थिति कैसी रही होगी? मनस्थिति तो उसकी घमंडों से भरी है। और जब कभी पल भर में अचानक एक तिनका उसकी आंख में आके पड़ जाता है तो वो तिलमिला उठता है और बेचैन हो जाता है। और उसका जो घमंड था, मैं घमंडों में भरा, उसका जो घमंड था उस एक नन्हे से तिनके ने पल भर में तोड़कर रख दिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो आखिरी अनुच्छेद में उन्होंने कहा है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी भी तरीके से अचानक वो तिनका निकाला गया, लोगों ने प्रयास किया, मूठ दिया, फूंक मारी, पानी के छींटे दिए, कुछ भी किया, उसे निकाला, तब कवि को लगा कि नहीं, घमंड करना उचित नहीं है। तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, तब उनकी बुद्धि ने, उनके विवेक ने उन्हें समझाया कि घमंड मत करो। जो तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, जो बहुत ताकतवर समझते थे, वो तुम्हारी ताकत एक नन्हे से तिनके ने पल भर में निकाल कर रख दी। तो किस बात की ऐंठन थी? किस लिए तू इतना ऐंठ रहा था? एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक नन्हा सा तिनका ने तो सारे
दम निकाल लिए आपके। तो कवि को लगा कि बहुत बड़ी गलती है कि जो मनुष्य ये समझता है कि संसार में मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। जब तक इस मैं को, मैं मतलब अहम भी होता है बच्चों, मैं का मतलब जो होता अहम, ईगो, घमंड, कुछ भी कहिए, इस मैं को जब तक हम नहीं अपने भीतर से निकालेंगे, हम संसार में सबको छोटा ही समझेंगे। तो हमें इसी प्रकार से कठिनाइयों का सामना करते हुए चलना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कभी उस नन्हे से तिनके के समान कोई भी जो है वो हमारे भीतर की सारी ताकत जो है ले सकता है। तो कवि को कितनी परेशानी उठानी पड़ी कि उसकी आँख लाल हो गई, आँख में पीड़ा होने लगी, शरीर बेचैन हो गया, दर्द से तिलमिलाने लगा। कितनी तकलीफ़ें उठाई उसने। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस नन्हे से तिनके ने एक पल के लिए सारी ताकत कैसे छीन ली, सारा घमंड कहाँ चला गया। तो कवि ने कितने सुंदर ढंग से एक कविता के एक तिनका, इस कविता के माध्यम से कितनी अच्छी सीख दी है कि हमें अकड़ कर, ऐंठ कर कभी नहीं चलना चाहिए। संसार में सबको समान समझना चाहिए। कभी भी कोई भी ऐसा हो सकता है जो हमसे श्रेष्ठ हो, तो किसी की श्रेष्ठता को, किसी के बड़प्पन को नज़रअंदाज करके उसे छोटे में ना गिनिए, उसे छोटा न समझिए। बच्चों, कोई भी छोटा नहीं होता है। जब ये नन्हा सा हवा के साथ उड़कर एक नन्हा सा तिनका मनुष्य के शरीर की ताकत ले सकता है, तो संसार में छोटा कैसे कोई हो सकता है। संसार में कोई छोटा नहीं है। उसे छोटा समझने की गलती अगर हमने की तो संसार में हमारा स्थान इसी कवि की तरह होगा कि हमारे शरीर की ताकत, हमारा बल पल भर में छिन जाएगा। तब हमारे समझ में आएगा कि तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, तब हमारी समझ हमें ही ताने देगी, हमारे ऊपर व्यंग करेगी, हमारे ऊपर हंसेगी कि ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, किस बात पर इतनी ऐंठन थी। पल भर में एक ऐंठन एक तिनके ने ले ली ना, तो किस बात की ये ऐंठन है, क्या समझ रहा था तू अपने आप को। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कविता के माध्यम से कितने सुंदर ढंग से इस भावना को व्यक्त किया है कि किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ को भी आप छोटा न समझें और न स्वयं के भीतर अहंकार आने दें। जिस दिन आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, जिस दिन आपके अंदर घमंड आ जाएगा, उसी दिन इस नन्हे से तिनके के समान, इस नन्हे से तिनके के समान छोटी सी चीज़ भी आपको बेचैन कर सकती है, आपके अहंकार को तोड़ सकती है, आपकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकती है। तो इस तरह से देखा जाए तो संसार में कवि ने ये सीख दी है, कभी भी किसी को छोटा समझने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपने किसी को छोटा समझने की गलती की तो आपकी स्थिति भी इसी कवि की तरह हो जाएगी कि आप उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे और उसी तरह बेचैन रहेंगे। आपको भी लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, तब आपको उसकी कीमत समझ में आएगी। तो कवि ने यहाँ पर इस एक छोटे से एक तिनके के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। तो बच्चों, ये मान लीजिए कि हरिऔध जी ने एक हमें सीख दी है। वो सीख कैसी है कि हमें किसी भी प्रकार से घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम घमंड करेंगे तो कभी भी हमारा सर जो है वो नीचा हो सकता है। तो हमें अपने आप को ऊंचा बनाए रखने के लिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक नीतिपरक कविता है ये, एक नीति की बात सिखाई गई है। नीति का मतलब होता है
कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए उचित है, समाज में क्या करके हम ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को अगर हम अपने हृदय में बिठा लेंगे तभी हम समाज में सफल सिद्ध होंगे। अन्यथा कभी भी कोई भी छोटा भी हो सकता है जो हमारे घमंड को तोड़कर हमें नीचा दिखा सकता है। तो कवि ने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हमें सिखाने का प्रयत्न किया है। तो हमें संसार में कभी भी किसी को छोटा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये कविता बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप इस कविता को अपनी नोटबुक पर, अपनी कक्षा कार्य की कॉपी पर कविता भी लिखिए, सचित्र लिखिए। आपके अंदर ऐसा करने से रुचि जगेगी, पढ़ने की इच्छा जागृत होगी और अगर आप वीडियो के अर्थ को बार बार सुनेंगे तो आपको किसी के समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप कविता का अर्थ स्वयं समझ लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको इस कविता का भावार्थ, इसके कठिन शब्दों के अर्थ और कविता का जो शीर्षक दिया गया है एक तिनका, उससे मिलने वाली सीख आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इसके प्रश्नोत्तरों के साथ आपसे पुनः मिलती हूँ इसके दूसरे भाग के अगले वीडियो में।